सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़िम, मुल्क की सियासत हर गुजरते दिन के साथ तब्दील हो रही है। कहीं इत्तेहाद की बातें हो रही हैं तो कहीं तहफ़्फ़ुज़ात से काम चलाया जा रहा है, कहीं सियासी जमातों से किनारा कशी इख्तियार की जा रही तो कहीं शमूलियत और कोई फिर से पनपने को तरस रहा है। किसी को तरसाया भी जा रहा है तो किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड भी दरकार है। अब जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी रकीब भी हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी के बाद बाकायदा तौर पर अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनका आगाज़ कर दिया है। मियां साहब की दीगर सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकातों का जो स्केड्यूल है वो भी तय किया जा रहा है। आज लीगी कायद मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास हुआ, जहाँ जो मुनक़िद अहम फैसले भी किए गए और सेनेटर इरफान सदीकी मुस्लिम लीग नून की जो मंशूर कमेटी है उसके सरबरा मुकर्रर हो गए हैं, जो आइंदा आम इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर मुरतब करेंगे। जाती उमरा रायगंज में होने वाले अहम इजलास में शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज, इसहाक डार, सुलेमान शहबाज, परवेज़ रशीद, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, मियाँ जावेद लतीफ़, राना तनवीर हुसैन, एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक, आबिद शेर अली, अता तारड़, तलाल चौधरी समेत अहम रहनुमा शरीक हुए। इजलास में पार्टी की जो इंतखाबी मुहिम है उसके आगाज़ और इंतखाबी मंशूरत और नवाज शरीफ के मुल्क भर के दौरों का इब्तदाई जो स्केड्यूल है उस पर भी गौर किया गया। अच्छा, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब ने इरफान सदीकी को मुस्लिम लीग नून की जो मंशूर कमेटी है उसका सरबरा मुकर्रर करते हुए कहा है कि ये मंशूर अवामी मसाइल और जो दौर जदीद के तकाज़े हैं उनके मुताबिक होना चाहिए और इसमें इंसाफ के निज़ाम में अहम और बुनियादी इस्लाहात तजवीज़ की जानी चाहिए ताकि जो आम आदमी है उसको सस्ता, फौरी और जो बेलाग इंसाफ है वो मिल सके। इसी तरह दीगर सियासी जमातें भी इलेक्शन मूड में नज़र आती हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जहाँ पंजाब में पहला अवामी जलसा करके कह लें कि तबले जंग बजा दी है, वहीं पर हर गुजरते दिन के साथ साथ मज़ीद मुस्तहकम भी होती दिखाई दे रही है। आज भी पीछे के अहम रहनुमा गुलाम सरवर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए हैं। अच्छा, बात अगर करूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो अभी तक पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड के तहफ़्फ़ुज़ात पर कायम है और मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद भी करती चली जा रही है। तनकीद में पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब ने नून लीग पर सख्त तरीन तनकीद करते हुए कहा है कि जी निगरां हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ को सहूलत दी जा रही है और सबके लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं है। मुस्लिम लीग नून का माजी देख लें, वो रिलीफ लेने के माहिर हैं। क्या कहा नैयर बुखारी ने, ज़रा सुन लीजिएगा उन्हीं की ज़बान। जी, तो आपने देखा, आपने सुना, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 16 महीने एक अच्छे हुकूमत की और इस इत्तेहाद से जो मुतालिक उस वक्त भी आपको याद होगा जो सियासी माहिरीन हैं वो क्या कहते थे, इस इत्तेहाद से मुतालिक जो राय देते थे कि जी ये गैर फितरी इत्तेहाद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और इत्तेहादी हुकूमत की काबीना के अहम वजीर खुर्शीद शाह साहब ने भी 16 महीने की हुकूमत पर अवाम से माफ़ी मांग ली है। क्या कहते हैं शाह साहब, ज़रा सुनिएगा। जी, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 16 महीने हुकूमत के तजर्बे के बाद क्या आने वाले इंतखाबात के बाद सियासी जमातें एक बार फिर से इत्तेहाद कायम करने की पोजीशन में होंगी? क्या जो नई बनने वाली सियासी जमातें हैं कोई बड़ा सरप्राइज़ दे सकती हैं या फिर नहीं? इन्हीं तमाम मामलों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। और बोल न्यूज़ के सीनियर तजियाकार सहाफ़ी आमिर ज़िया साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा शाह साहब से शुरू करना चाहूँगी। शाह साहब, PDM हुकूमत का इत्तेहादी रहना क्या पीपल्स पार्टी की गलती थी, जिसका कहीं ना कहीं कह लें कि अब आप लोगों को एहसास हो रहा है और आप लोग इसका बरमला इजहार भी कर रहे हैं? इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जो पार्टी पॉलिसी है ज़रा प्लीज़ क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में अक्सर जो भी आता है तो मैं कभी बात करती हूँ तो खुलकर भी आप लोग बात करें, लेवल प्लेइंग फील्ड और माफिया भी मांगी जा रही हैं कि हम उस इत्तेहाद का हिस्सा थे, लेकिन अक्सर ये कह दिया जाता है कि फलां की ज़ाती राय हो सकती है, ये पार्टी की कोई पॉलिसी तो नहीं है। आज ज़रा पार्टी की पॉलिसी क्लियरली समझाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी और आमिर ज़िया साहब को भी। जी देखिए, कुछ जो आपने अभी अपना इंट्रो में कुछ चीज़ें दिखाई, वैसे भी मुख्तलिफ TV चैनल्स पर ये चीज़ें आती रही हैं। हमारी पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। एक तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कि सबको यकसा मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब के आने के बाद और उनके जलसे के बाद बहुत सारे इशू सामने आए। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब को वेलकम करते हैं
और उनके शानदार जलसे पर PMLN को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और ये भी हमारा स्टांस रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं दी गई, जिन केसेस में वो गलत केसेस थे और जाहिर है फैब्रिकेटेड कह लें या फिर सियासी मनोरिंग के तहत जो, क्योंकि हम खुद उस चीज का हिस्सा रहे हैं, हमारे ऊपर ये केसेस बनते रहे हैं, चाहे मियां साहब वालों की हुकूमत थी या बाद में PTI की हुकूमत जो आई वो उसमें तसलसल रहा, और इस तरह के बेबुनियाद झूठे केसेस बना के आप देख लें कि ये सारा सिलसिला होता रहा। और जब फिजा मुखालिफ हो, डॉक्टर फिजा नहीं, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूं कि जब फिजा मुखालिफ हो तो फिर देख लें राई का पहाड़ बना दिया जाता है। फजा कह दें ताकि कंफ्यूजन ना हो कि डॉक्टर फिजा की बात नहीं हो। जी 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 जी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर ये राई के पहाड़ बना दिए जाते हैं, छोटी चीजों को इतना बड़ा करके दिखाया जाता है और फिर वन साइडेड चीजें चलती हैं, जिसका पीपल्स पार्टी तो बहुत अरसे से उसको फेस कर रही है, फिर मियां साहब वालों ने भी फेस किया, अब जाहिर है PTI भी फेस कर रही है। फिर वो इस तरह की बातें करते हैं कि जी ये इदारे गलत थे और इस तरह की चीजें गलत होती हैं। तो उस पर मुझे वो एक नज़म का एक शेर याद आ जाता है कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जब खुद पे गुजरे तो याद आया। तो मैं कहने का मकसद ये है कि अब उन लोगों को भी ने आप लोगों को शायर भी बना दिया। शाह साहब बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं। तो ये जो हमारा अलायंस रहा PDM की गवर्नमेंट के साथ, देखें वो आईनी तौर पर एक मूव थी, नो कॉन्फिडेंस के जरिए पहली दफा किसी वजीर आजम को उतारा गया। और फिर जब सबका इरादा पहले तो इलेक्शन का था, लेकिन जब सूरत हाल सामने आई और जो मुल्की सूरत हाल थी, बैन अल-अक़वामी तौर पर भी हम तना थे, और जो मुआशी सूरत हाल थी, तो उस वक्त सब ने मिलकर ये मुश्किल फैसले, अनपॉपुलर फैसले किए, जिस तरह साईं खुर्शीद शाह साहब का आपने दिखाया कि वो जो महंगाई हुई उस पर वो आज़द कर रहे हैं। तो ये उस वक्त की जरूरत थी। अगर ये चीजें ना की जाती तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता। तो ये जो अलायंस था, उन्होंने सियासत को बालाए ताक रखा और मुल्क की सालमियत को ज्यादा उन्होंने अवलियत दी और अपनी सियासत को भी दाव पे लगाया, क्योंकि जाहिर है अब इलेक्शन में जाएंगे। हालांकि डॉक्टर साहिबा, ये सारी चीजें वो जो नाअहल वफाकी हुकूमत थी PTI की, उसकी वजह से ये तसलसल है। IMF का मुआहिदा 23 मुआहिदे पहले हुए, किसी ने इस तरह का मुआहिदा नहीं किया। बैन अल-अक़वामी तौर पर अपने दोस्तों को नाराज कर दिया हमने, चाइना के ऊपर शुकूक उनकी गवर्नमेंट में किए गए। जैसे आमिर ज़िया साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। नासिर हुसैन शाह साहब, आमिर ज़िया साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, आप पूरी सूरत हाल को कैसे कंक्लूड करेंगे, क्या समझ आती है आपको? जिस तरह जितने भी हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं जो खबरों पे तज्जिए करते हैं, तबसरे करते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, तो उन सबका यही कहना था कि गैर फितरी इत्तेहाद है, ये लफ्ज़ बोला जा रहा था। फिर हमने देखा कि 16 महीने की हुकूमत ख़त्म होती है, फिर तमाम लोग आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तनकीद के रिश्ते दोबारा बरसने शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ गैर फितरी तौर पर होता रहा, इंटेंशनली होता रहा, ये वाकई अवाम की फ़िक्र में होता रहा, और दोबारा फिर जब हम देखेंगे कि अवाम की फ़िक्र दोबारा से लाहक होगी, फिर ये इत्तेहाद बन जाएगा गैर फितरी। क्या देखते हैं आप पूरी सूरत हाल का आगे? तो मैं समझता हूँ कि सियासत में कोई चीज़ फितरी या गैर फितरी नहीं होती, ज़रूरतों के तहत होती है। और जब हालात बदलते रहते हैं उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ज़ाहिर है कि लोग जो है, तंजीमें जो हैं या सियासी जमातें जो हैं, उसके हवाले से अपनी हिकमत अमली जो है वो बना रही होती हैं। अब जैसे नासिर हुसैन शाह साहब ने जी, तो मैं ये कहता कि जैसे नासिर हुसैन शाह साहब ने रोशनी डाली कि आपको इनके रवैये से, तो हमेशा ये बड़ी मीठी और नर्म बात करते हैं। मेरा जब से इनसे तजुर्बा रहा है बातचीत करने का, इंटरव्यू करने का, इनको सुनने का, तो ये बड़ा मतलब है कि आप इनको कितने ही घेरें, नासिर हुसैन शाह साहब को घेरना जो है बड़ा मुश्किल काम होता है, और ये निकल जाते हैं। और ये हमेशा बहुत ही कहते हैं ना, नर्म खुई के साथ और गुफ्तगू के साथ ना हर सख्त सवाल का जवाब देते हैं और उसके साथ तनाज़ा नहीं खड़ा होने देते। तो ये एक मेरे ख्याल में जो एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की वो होती है कि जनाब उसके अल्फाज जो होते हैं बड़े नपे तुले होते हैं। और बहुत इंसान है कि मतलब शिकायतों का
शिकायतों का दफ्तर खोल के बैठ जाते हैं, और बहुत सारे हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त करते भी हैं ये बात, जो तनकीद भी करते हैं कि जी हाय देखें नून लीग के साथ जो है वो ज्यादा एक तरजीही सलूक हो रहा है, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने बहुत ही रिस्ट्रेन के साथ बात की। तो ये एक तरह की मैं समझता हूँ खुशाइंद बात है, क्योंकि आज आपने ये देखा कि माजी में जब 16 माह ये काम कर चुके हैं एक दूसरे के साथ, तो आज जब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। जब मद्दे मुकाबिल होंगे तो एक दूसरे पे इतराज भी करेंगे और एक दूसरे पे तनकीद भी करेंगे, जो कि बहुत ही फितरी सी बात है। अब यहाँ पे फितरी बात आ जाती है, लेकिन अगर दोबारा से हंग पार्लियामेंट हो जाती है, किसी को डिसाइसिव मेजोरिटी नहीं मिलती, तो फिर यही दोनों जमातें जो है हो सकता है कि दोबारा साथ काम करने पे मजबूर हो। या ये होगा कि भाई सिंध में जैसे हमें नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी एक डोमिनेंट पोजीशन है, और ज़ाहिर है कि हुकूमत में होगी, और अगर मतलब दीगर सूबों में भी इसकी सीट्स होती हैं तो हो सकता है इनको जरूरत पड़े इत्तेहादियों की, तो भी चीजें बड़ा फ्लक्स में हैं। तो ये जो रवैया है कि एकदम एक दूसरे के खिलाफ जो है बहुत ही, आप कहते हैं ना, तोपों का रुख खोल के ना बैठ जाए, तो एक मुस्बत बात है। और तमाम सियासी जमातों को, क्योंकि पाकिस्तान में तो सियासी हिद्दत को कम करने की जरूरत है। जब तक हम सियासी हिद्दत में कमी नहीं करते, महाजराई में कमी नहीं कर सकते, तो सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। जी फिजा। जी शाह साहब, मैं अक्सर प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी से जब भी कोई आपकी तरह सीनियर रहनुमा होता है तो मैं उनसे ये सवाल पूछती हूँ कि क्योंकि आप लोग शिकवा किए चले जा रहे हैं और अभी भी हम देख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात की जा रही है, उसी हम देख रहे हैं कि ज़ोरों शोर से की जा रही है, ये बड़ी कंसिस्टेंसी से की जा रही है, तो शिकवा, जहाँ शिकवा होता है वहाँ जवाब शिकवा भी होता है, तो जवाब शिकवा नहीं मिला अभी तक। देखें, हमारा जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की गई थी वो इस लिहाज से थी कि सीईसी की 2 मीटिंग्स थी और वहाँ पे सब ने अपनी अपनी राय और अपना इजहार किया, जिसमें पंजाब के दोस्तों ने कहा कि वहाँ पे तो नई स्कीमें भी शुरू हो रही हैं जो केयर टेकर गवर्नमेंट है। सिंध के रहनुमाओं ने कहा कि जो हमारी बजटेड थी, जो लोग सैलाब ज़दगान थे, उनके लिए जो स्कीमें थी वो भी रोक दी गई, जिस पे चेयरमैन साहब ने ये कहा। और फिर उन्होंने दीगर पार्टीज के लिए भी कहा, मिसाल के तौर पर, कि सबको उसमें ये यकसा मौका मिलना चाहिए। देखें, इस वक्त जो तनकीद हो रही है मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ये लोग कर रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी हैं, कि जी मियां साहब के साथ जो रवैया रखा गया, हालांकि हम समझते हैं कि उनके साथ पहले ज्यादती हुई थी, तो अगर वो थोड़ा सा और मजीद उसको उस तरह से ले लिया जाता तो आज वो तनकीद ना होती जो एक लोगों के जहन में ये जा रहा है कि जी कोई बहुत ज्यादा फेवर मिल रही है। कोई ऐसी ज्यादा फेवर भी नहीं है, लेकिन सब लोग इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमारा जो इत्तेहाद रहा वो जाहिर है गैर फितरी इत्तेहाद था, और आइंदा भी होगा तो अपनी जगह पे ऐसा ही होगा। हमारा अपना मंशूर है, अपनी पार्टीज हैं, अपने स्लोगन है, अपने निशान है, बल्कि हमने तो हुकूमत में रहते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ी। आपको याद होगा आजाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ था, वहां पे बहुत सख्त मुकाबला था हमारा आपस में, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। तो इस तरह और भी चीजें हैं। आमिर ज़िया साहब मेरे मोहतरम हैं, उनको पूरा इदराक है और आपको भी, कि ये आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है, जो भी हुकूमत बनेगी, ये सही है कि ये अकेले कोई भी उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, बल्कि मुल्क की बेहतरी के लिए हम सब, यानी आप आगे मखलूत हुकूमत ही देखते हैं, बैठना पड़ेगा। जिसको भी मैंडेट मिलता है, जिसको भी पाकिस्तान की बाशऊर अवाम मैंडेट देती है, लेकिन सब ने मुल्क की इस मुश्किल हालात की वजह से मिलकर हमें आगे चलना पड़ेगा और मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है आमिर ज़िया साहब, यानी अब क्लियरली नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि आगे को मखलूत हुकूमत ही नज़र आती है, तो यानी जो 2/3 मेजोरिटी का दावा किया जाता है, अभी भी कोई जमात अगर कहे कि जी हम तो सादा अक्सरियत से आ सकते हैं, हमारा वोट बैंक इतना स्ट्रॉन्ग है, तो ये दावा या कैलकुलेशन आपको लगता है आगे रह के गलत साबित हो सकती है? बहरहाल दावा करना सबका हक है, दावा करना यकीनन सबका हक है, लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब ने जिस पैराए में बात की, इलेक्शन माहौल में तो करना बनता है जी, जो है कि हाँ नहीं जिस पैराए में बात की थी, जो पाकिस्तान की सब नाजुक सूरत हाल है, माशी चैलेंजेस बहुत हैं हमारे पास, जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस बहुत हैं दुनिया में। आप देखें कि 2 जंग के थिएटर खुले हुए, यूक्रेन का और मिडल ईस्ट का, इसके असरात आ सकते हैं, दुनिया की मैशत पे आ चुके हैं और मजीद आ सकते हैं। तो उसमें इस बात की जरूरत है कि पाकिस्तान में जो महाजराई की शिद्दत है, देखिए खिलाफात तो हमेशा रहेंगे। अगर 172 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, तो उनके अलग अलग मंशूर हैं, तो खिलाफात रहेंगे, लेकिन उन खिलाफात को रखने की नौयत क्या होगी?
क्या उसमें आप इस हद तक चले जाएंगे कि जो पाकिस्तान का वो केयरफुली लेड एप्पल कार्ट उसको डिस्टर्ब कर दें, या चलें जिस तरह एक होता है कि जमहूरी माशरों में एक दूसरे की बात सुनी भी जाती है, तो वो मेरे ख्याल में वो रवैया जो एक मुस्बत रवैया है। लेकिन अवाम जो तवक्को करते हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, एक दो बातों की वो कहते हैं चले हमारे हुक्मरान जो है वो चांद सितारे बेशक हमें मत दें, एक जरा सा मतलब जी कॉमन साथ, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो हमारे यहाँ समझा जाता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का जो प्रीमियम है वो बदउनवानी है, तो इस तासुर को खत्म करना चाहिए। तासुर सही है चाहे गलत है, उसकी जिम्मेदारी अब इन सियासी जमातों पर आती है कि इन पे जो गुश्तमाई होती है वो गवर्नेंस के हवाले से, करप्शन के हवाले से, उसको कैसे दूर करते हैं, उस परसेप्शन को दूर कैसे करते हैं, ये चैलेंज। आमिर साहब सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, वो पहले तो इस तरह दूर किया जा सकता है। आपकी इजाजत से, आप सीनियर हैं, आप इस पे जरा रोशनी डालिएगा, फिर नासिर साहब आपकी तरफ भी आती हूँ सवाल लेके कि उस तरह किया जा सकता है कि कोई जिम्मेदारी तो लेना, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा होता। फॉर एग्जाम्पल 16 महीने की जो गवर्नमेंट थी उसमें आप देख लें कि कोई कह रहा है मेरी गलती थी, कोई माफ़ी मांग रहा है कि हमने तो बस अपनी कुर्बानी दे दी, हम तो आगे आ गए, मतलब हमने साथ दे दिया। फिर एक पार्टी को आप मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, सबने मिलकर हुकूमत के सब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी कबूल करें, आगे बढ़ें, गलतियों से सीखें, मेच्योरिटी भी ये होती है। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं कर रहा होता माजरत के साथ। देखिए अवाम को तो पता है ना, फिर इस्लाह कैसे होगी? जी जी शाह साहब, जिम्मेदारी तो अपनी जगह पे है ना, जो जिन्होंने गवर्नमेंट की है, जो स्टेप लिए थे, जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्होंने बड़े अनपॉपुलर फैसले किए, लेकिन वो फैसले बहालत मजबूरी किए। उन्होंने अपनी सियासत को दाव पे लगा दिया, लेकिन मुल्क की सालमियत के लिए ये मुश्किल फैसले करने पड़े, और ये इस वजह से ही थे कि वही दोबारा दोहराना पड़ता है कि PTI की गवर्नमेंट के गलत जो फैसले थे। दूसरी बात ये, अभी आप कह रही थी कि किसी ने 2/3 मेजॉरिटी की बात की है, कोई सिंपल, तो किस पार्टी ने इस तरह का दावा किया है? हमारी तरफ से जो बात है, मैं अगर फैक्ट्स एंड फिगर से बात चले, किसी पार्टी ने दावा नहीं किया, लेकिन आप लोग जो शोर मचा रहे हैं, सर लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पास नहीं, किसी और के पास है, कोई फेवरेट है, हम उतने फेवरेट नहीं है। आपको इतना फेवरेट कौन नजर आ रहा है जो आपको लगता है कि जाके 2/3 मेजोरिटी ले लेगा, जो कि सीधा सीधा मैदान मार जाएगा, सादा अक्सरियत हासिल कर लेगा, हुकूमत बना लेगा? देखें, हमने तो कभी नहीं कहा कि कोई 2/3 मेजॉरिटी ले लेगा, सादा अक्सरियत कोई और बनाएगा, हम तो अपने लिए कहते हैं। यानी किसी का वोट बैंक भी नहीं, और आप कह रहे हैं कि फिर भी वो फेवरेट है? जी नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ कि 2-4 होते हैं ना, तो अगर इलेक्शन में मैं एक सियासी वर्कर हूँ, अगर आप मेरी बात सुने तो मैं आपको अर्ज करूँ कि जिस तरह सिंध में हम स्वीप करेंगे और 2018 से ज्यादा नशिस्तें लेंगे, इस तरह जनूबी पंजाब में हमने पहले भी नशिस्तें ली हैं, कुछ हमारी बहुत थोड़े मार्जिन पर RTS की नजर हो गई, वहां पे हम बहुत ज्यादा अच्छी तरह से नशिस्तें लेंगे। सेंट्रल पंजाब हमारे लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन जो ये खिचड़ी पकी हुई है वहां पे इस्तेकाम पार्टी, PTI, PMLN, TLP, तो उसमें चांसेस हैं कि हमारी कुछ सीटें वहां से निकलें। हालिया बलूचिस्तान, जहां पे 2018 में हमारे पास कोई सीट नहीं थी, लेकिन अभी हालिया इंतखाबात हुए हैं बल्दियात के कोई 2 माह पहले, हमने आधे से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जीते हैं, और बहुत सारी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल हुई हैं, तो हम वहां बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। इस तरह KP में भी तो हम तो सरप्राइज देंगे, हम तो मे भी हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी ना हो, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम आ सकते हैं। और ये मैं एक सियासी वर्कर हूं, ये दावा नहीं है, बल्कि वो हकायक हैं जो मैंने आप सबके सामने रखे। ठीक है, फिर आमिर ज़िया साहब, फिर पीपल्स पार्टी वाले तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, नासिर साहब ने बड़ा एतमाद से बता दिया हकायक, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा तो मेरे ख्याल से कल से नहीं सुनेंगे हम। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का ना होना जो है, मतलब है वो यकीनन वो शिकवा आखिर तक जाए, बिल्कुल जायज़ रहेगा तमाम सियासी जमातों की तरफ से, क्योंकि आप ये देखें ना कि हमारे यहाँ जो पेंडुलम कभी एक इंतहा से दूसरी इंतहा पे जब जाता है, तो यही जो नवाज शरीफ साहब थे, उनको हमारे नैब जैसे इदारे हुए, दीगर तहकीकाती इदारे, वो इनको कहा करते थे कि जी बोरियों में भर के हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन इनको इन पे करप्शन के इल्जाम थे, बड़े बड़े मुकदमात थे, तो एकदम अगर वो क्रम्बल कर जाएंगे तो लोग सवालिया निशान उठाएंगे उसके ऊपर, और जिस तरह से एक तासुर दिया। अब ये जब भी मैंने कहा कि परसेप्शन से लड़ना जो होगा वो नून लीग के लिए बड़ा जरूरी होगा, बड़ा मुश्किल, एक चैलेंजिंग जॉब होगा उनके लिए, क्योंकि जो उनकी कल तक इत्तेहादी जमाती थी, जब वो गिला शिकवा करने लगे तो फिर उसमें बाकी की तो कोई हैसियत ही नहीं है। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी, अब हर पार्टी दावा करेगी कि वो मेजोरिटी पार्टी होगी, लेकिन जो मेरा तजिया है
इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो वो अपना मतलब इलेक्शन में जाने से पहले उसके पास तकरीबन 30-40 नशिस्तें श्योर शॉट हैं, और वो पीपल्स पार्टी है। मतलब उसका जो बिल्कुल सेफ सीट मैं कहता हूँ कि देही सिंध में डोमिनेंट फोर्स जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब हमें इनसे बड़ी शिकायत होगी पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस से, इन पे तनकीद भी हम करते होंगे, लेकिन ये हकीकत है। अच्छा, उसी तरह मैं समझता हूँ कि शहरी सिंध में इस पर तो पीपल्स पार्टी की बेहतर पोजीशन होगी, शहरी हुकूमत इनके पास है, और यहाँ पे जो जाहिर है कि एमक्यू में अपने जोबन पे नहीं है, पीटीआई जो है वो बहुत ही शिकस्त शिकार हो गई है, तो सिंध इनका एक मजबूत किला है। अच्छा, अनलाइक नून लीग के लिए पंजाब इतना मजबूत किला नहीं है, क्योंकि वहां पर दीगर जमातें जो हैं वो मतलब वो भी बहुत जोर लगाएंगी। आईपीपी से लेकर जो टूटी फूटी पीटीआई है वो भी होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी साउथ पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में करेंगी, और आजाद उम्मीदवार बहुत ज्यादा कर रहे होंगे। वो जो नेगेटिव परसेप्शन से लड़ना होगा, तो वहां पर एक वो कहते हैं ना कि एक ब्लाइंड, मैं इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं करते, हो सकता है मतलब हवा चल जाए किसी भी पार्टी की, लेकिन अभी तक का जो तजदिया है तो एक स्लिम होप हो सकती है पीपल्स पार्टी को कि जी हम 60-70 75 एक कर सकते हैं निश्चित, है ना, या बिल्कुल करीब करीब आ सकते हैं कि जहां पर इनके पास लायन शेयर होगा। तो ये तवक्को करना मेरे ख्याल में कोई गलत नहीं। इसी तरह नून लीग की कैलकुलेशन होगी, मगर नून लीग का कंस्ट्रेंट ये है कि वो सिर्फ पंजाब की जमात है, फिलहाल सिंध में उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। वो अगर वो कहते हैं हम आके इत्तेहाद बना लेंगे फला जमात के साथ, लेकिन उनकी तो बिल्कुल नॉमिनल 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में थोड़ी बहुत फॉलोइंग है, शहरी सिंध के अंदर, कराची के अंदर, ना, वरना नहीं है उन लोगों की। अच्छा, केपी में बड़े कमजोर पोजीशन में है वो लोग। ठीक है, आखिरी 1 मिनट है, मैं शाह साहब का लास्ट कमेंट चाहूंगी। शाह साहब आपका लास्ट कमेंट, और आगे भी आप लोग फिर आपका वही दावा कि आप लोग बिलावल को वजीर आजम देखते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो पूरी ये कोशिश, और जिस तरह का मैंने आपको नंबरिंग दी और आमिर ज़िया साहब ने भी जो आपको बताया, तो हम तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और लेकिन मुल्क के हालात की वजह से सबने मिलकर फैसला करना होगा। लेकिन हमारी तो दुआ भी होगी, कोशिश भी होगी कि आइंदा वजीर आजम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही हों, इंशाल्लाह। ठीक है जी, शाह साहब और आमिर ज़िया साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़िर होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन की वापसी की डेडलाइन खत्म होने जा रही है, और कल से वापसी का जो रास्ता ना लेने वालों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। जायदादें भी जब्त कर ली जाएंगी, और कल से कार्रवाई का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। गिरफ्तारियों के बाद रखने के लिए आरजी कैंप भी कायम कर दिए गए हैं, जिसके लिए हुकूमत मौसर इकदाम कर चुकी है। 1 माह के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2 लाख अफगान जो अफराद हैं वो वापस लौट चुके हैं, और हुकूमत पाकिस्तान ने ज़रूरी दस्तावेजात ना रखने वाले अफराद को 31 अक्टूबर तक, आपको याद होगा कि जी खुद मुल्क छोड़ने की जो मोहलत दी थी 31 अक्टूबर की तारीख, जो कि आइंदा 1 घंटे में अभी ख़त्म होने जा रही है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिपोर्टर से मैं सूरत हाल पहले जानना चाहूँगी, जो कि इस वक्त पाक अफगान सरहद से रिपोर्ट करेंगे, हमारे नुमाइंदे नवाब शेर। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद के भी हमारे नुमाइंदे एहतशाम भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी सूरत हाल जानेंगे। उसके बाद हमारे जो तीनों मेहमान हैं, ब्यूरो चीफ हमारे पेशावर ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, और डॉक्टर जमील अहमद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद जिंजुआ साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन आप सबकी इजाज़त से मैं नवाब शेर और एहतशाम से ज़रा सूरत हाल जान लूँ, फिर आप सबकी तरफ आती हूँ। नवाब शेर, मैं आपकी तरफ पहले आना चाहूँगी, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप बॉर्डर पर? जी बिल्कुल, खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त एडिशनल होम सेक्रेटरी कैसर खान साहब मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी, ये इस कंट्रोल रूम का क्या काम होगा और इसमें कौन कौन से इदारों के जो अफराद वो तैनात किए गए? थैंक यू वेरी मच। ये जो केपी का जो रिपेट्रिएशन प्लान है हमारा, उसकी परसुएंस में हमने एक सेंट्रल कंट्रोल रूम यहाँ इस्टेब्लिश किया है। अच्छा, तो जो जब ऑपरेशन किया जाएगा तो उसके लिए क्या इंतजामात किए गए हैं? ऑपरेशनल प्लान भी बिल्कुल सेंट्रल कंट्रोल रूम ने तैयार किया है। तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मदद के साथ हमने होल्डिंग एरियाज़ 3 डिक्लेयर किए हैं। एक जो कि हज़ारा से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए हरीपुर में रखा है। जो सेंट्रल पेशावर के लिए हमने एक लेबर कॉलोनी है रिगी के पास, वो एक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड कॉलोनी वो रखी है। और एक तीसरा पॉइंट में हमने एडिशनल रखा है लंडीकोतल के लिए, कि जो आउट डिस्ट्रिक्ट से जो पंजाब से लोग आएंगे तो उनको अगर बॉर्डर पे रश होगा तो वहाँ लंडीकोतल में उनको एक वेटिंग एरिया दिया गया है, ताकि वो वहाँ पे अपने आउटफ्लो का वेट कर सकें और स्मूथफुली जा सकें।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गैर मुल्की और गैर कानूनी तौर पर इनखला के जो उनके उन अफराद के इनखला के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिसमें तमाम इदारों के अफराद जो है वो मौजूद रहेंगे 24 आवर्स। जी नवाब शेर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एहतशाम ने हमें ज्वाइन किया, एहतशाम अली अब्बास ने, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। एहतशाम, आप सूरत हाल क्या देखते हैं, इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या देख रहे हैं, ज़रा बता दीजिएगा, रिपोर्ट कर। हाँ जी बिल्कुल, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को अपने वतन रज़ाकाराना तौर पर जाने की डेडलाइन, उसमें चंद घंटे बाकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अफगान सफारत खाने के बाहर, जहाँ पर मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है सैकड़ों जो है अफगान शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपने अपने पासिस के उसूल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से इनको पासिस मिलते हैं, उसके बाद ये बॉर्डर जो है पास कर सकते हैं। पासिस के बगैर जो है ये बॉर्डर नहीं पार करेंगे। अब और साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जो गवर्नमेंट की तरफ से डेडलाइन है वो आज रात 12 बजे तक है। 12 बजे के बाद जो भी शहरी यहाँ पर मौजूद होगा, जिसके पास जो है वीज़ा नहीं होगा या कोई कार्ड जो लीगल कार्ड नहीं होगा, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और अरेस्ट करके उनको बॉर्डर के उस पार पहुँचाया जाएगा। एहतशाम अली अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका रिपोर्ट करने के लिए। और जमील साहब, ब्रिगेड साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा ज़ाहिर शाह शराजी साहब से भी ज़रा सूरत हाल जान लूँ, ब्यूरो चीफ है हमारे पेशावर के। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, ज़रा ये पाक अफगान सरहद पर भी सूरत हाल है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। इस वक्त आप क्या सूरत हाल वहाँ पर देखते हैं? अब तक कितने जो अफगान मुहाजिरीन हैं वो वापस जा चुके हैं और आगे क्या हालात हैं? इस वक्त जैसे ही डेडलाइन हो रही है तो काफी ज्यादा रश नजर आ रहा है। आज भी हमने देखा पाकिस्तान बॉर्डर ठंडी कोतल में जो ट्रांजिट पॉइंट कायम किया गया, वहाँ बड़ी तादाद में पैदल से गाड़ियों के साथ सामान पहुंचे हुए थे और ट्रांजिट पॉइंट वहाँ पे साइड किया गया है। वहाँ से बाकायदा जो अफगान महाजिरीन को करते हुए बॉर्डर तरफ जाया जा रहा है। साथ साथ जो ओवरऑल 50,000 से शायद खानदान जाते हैं और इसको बड़ी तादाद में हम कह सकते हैं कि तोरसम बॉर्डर की तरफ पिशावर तोरसम के दरमियान से बड़ी तादाद में अफगान महाजिरीन के काफिले हैं वो रवा जमा है। साथ साथ जो फैसिलिटीज यहाँ पे 4 सेंटर कायम किए गए, 4 ट्रांजिट सेंटर होंगे के अंदर और कबायली डाके के अंदर। एक सलासी के मुकाम पे है, है तोरसम बॉर्डर जो मेन ट्रांजिट पॉइंट होगा और गुलाब खान का बॉर्डर है। इन 4 जगहों से जो है वो इन गैर जो अफगान महाजिरीन थे तो सूबे के मुख्तलिफ अफला के अंदर से उन्हें वहाँ से वो भिजवाया जा रहा है। अगर आप और आप देखिए, हमारी यहाँ पे बात हुई जो अफगान कौंसल जनरल है हाफिज महबूबुल्लाह, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के इस इक़दाम की तारीफ की कि जो गैर अफगान महाजिरीन पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं उन्हें अब वापस मुल्क जाना चाहिए और वो पाकिस्तान की हुकूमत की इस बात की तारीफ करते हैं क्योंकि पाकिस्तान का मुल्क है और पाकिस्तान उनका मुल्क है और फैसला करना है कि कौन यहाँ पे रहेगा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि उन्होंने बाकायदा इंतजाम शुरू कर दिए हैं, जो लोग बॉर्डर क्रॉस कराने के अंदर जाएंगे उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी रिवाइवल के लिए और उनको कुछ कैश भी दिया जाएगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू कर सकें। कौंसल जनरल ने यह भी एक अफगान महाजिरीन से अपील की कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, तकरीबन 12 लाख से ज़ायद जो पाकिस्तान के अंदर, वो अब अपने मुल्क उनको जाना चाहिए, अपने मुल्क की रिहेबिलिटेशन, रिवाइवल और रिकन्स्ट्रक्शन में जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो आम है, अभी भी तकरीबन 23 लाख से ज़ायद ऐसे लोग फिर भी पाकिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर होंगे जिनके पास POR कार्ड है या रजिस्ट्रेशन कार्ड्स हैं या उनके पास जो है वीज़े हैं मुख्तलिफ औकात के। और एक अहम नुकता जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी तकरीबन गैर कानूनी जो यहाँ पे रहने वाले हैं और जो इलीगल कारोबार कर रहे हैं, तकरीबन 7,000 ऐसे अफराद हैं सिर्फ सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे कारोबार करें, तो उनके खिलाफ क्रैक डाउन जो है वो किया जाएगा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बाकायदा एक प्लान बनाया है कि जिन जिन लोगों को नोटिस दिए गए थे, उन्होंने अपने कारोबार डिस्क्लोज नहीं किए, उनके खिलाफ बाकायदा जो है कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है जी, ठीक है जी। जमील साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने हमारे नुमाइंदगान को भी सुना जो सूरत हाल है उससे आगाह कर रहे थे। जमील साहब, ये एक बड़ा अच्छा फैसला है, लेकिन अभी तक ये बात भी होती रही कि इससे पहले ये फैसला क्यों नहीं लिया गया, इसको लेते लेते इतना अरसा क्यों लग गया। बहरहाल हमने देर आए दुरुस्त आए एक फैसला लिया और जो जिस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और आज आखिरी दिन है जो डेडलाइन दी गई थी, और ये बड़ा दबंग फैसला है, खुश आइंद है, क्या असरात देखते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल इसमें वसवसे थे जब इसका ऐलान किया गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो वसवसे कम हो गए, बल्कि तकरीबन ख़त्म होते जा रहे हैं। और वो वसवसे क्यों थे? इसलिए कि इसमें इंटरनेशनल क़वानीन
आड़े हाथ आते हैं। ठीक। अगर इसको सही तरीके से हैंडल न किया जाता तो इंटरनेशनल कानून के कुछ अलंबरदार और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल वो बीच में आके पड़ जाती, तो उस पे फिर हमारा काम जिस तरह पहले रुकता रहा है अब भी रुक जाता। ये बड़ी खुश आइन तरीके से काम किया जा रहा है। हम बड़े नाकिद तो हैं बहुत सारे मामलात में हुकूमत के, लेकिन ये खुश आइन तरीके से काम किया जा रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है इन इदारों में, हुकूमती इदारों में, कि वो एक तूफान और एक इब्तदा तो हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ना शुरू हो जाता है। मेरा ख्याल है कि इसको मदम नहीं पड़ना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत इस मामले में सह लिया, दुख सह लिए, सफर कर लिया, इकोनॉमी को तबाह कर दिया, क्राइम के तरफ बढ़ावा दे दिया, टेररिस्ट इनकी आड़ में छुपते रहे। और इससे अच्छी मेहमान नवाजी पाकिस्तान नहीं कर सकता था, इससे ज्यादा नालायकी भी नहीं कर सकता था और मेहमान नवाजी भी नहीं कर सकता था। देखिए, मेहमान नवाजी तो ईरान ने भी किया, मेहमान नवाजी तो अजरबैजान ने भी किया, मेहमान नवाजी तो किर्गिस्तान ने भी किया, लेकिन यह है कि उन्होंने कैंपों में रखा शुरू से। हमने शुरू से जिस अंदाज से मेहमान नवाजी की, ये सारे के सारे नुकसान किया। तो उसमें मैं सिर्फ इंटरनेशनल कानून की तरफ थोड़ा सा इशारा करना चाहता हूँ कि अगर अब भी डॉक्टर साहब उसको अगर हैंडल नहीं किया गया सही तरीके से, तो क्योंकि इंटरनेशनल कानून थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट और कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, उसको डोमेस्टिक लॉ के साथ मिला के किया जाता है। रिफ्यूजी प्रोटेक्शन 1951 है, ये रिफ्यूजी का मामला नहीं है, लेकिन इसमें आ जाता है मामला 1951, जो कि प्रोटोकॉल, जिसको मजीद कन्वेंशन जो 1967 का प्रोटोकॉल है उसके तहत तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इसमें लिखा गया है और कहा गया है कि रिफ्यूजीज के अलावा जो लोग इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड हैं उन्हें भी उस वक्त तक नहीं भेजा जाएगा उनके मुल्क में, अगर उनको कोई किसी किस्म का अपने मुल्क में परसिक्यूशन का, यानी कि किसी किस्म का ट्रायल का, किसी किस्म का मसला पेश आने की अगर बात हुई तो उनको नहीं भेजा जाएगा। अब यहाँ ग्रे एरिया आ जाता है, जिसके तहत पहले भी हम कदम उठाते थे, एक कदम उठाते थे, दो कदम पीछे चले जाते थे। और आखिरी और इम्पोर्टेंट बात इसमें इंटरनेशनल कानून में ये है कि ह्यूमन राइट आड़े आ जाता है, जो हर चीज में आ सकता है। डिपेंड करता है कि लोग किस तरह इस पर वावेला करते हैं जो जाने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इसमें है, कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर देखें तो इसको हमें बचने के लिए हमारे फॉरेन ऑफिस को भी मुतहर्रिक साथ साथ होना पड़ेगा, ताकि अगर ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन आती है तो उस ऑब्जर्वेशन को वही क्लैरिफिकेशन के साथ दूर कर दी जाए। हर खुद मुख्तार मुल्क का ये हक है कि वो अपने मुल्क के कानून को नाफिज करे बगैर इंटरनेशनल कानून के टकराव के। तो इस लिहाज से कम हमें ये तासुर नहीं देना चाहिए कि हमारे मुल्क के कानून किसी लिहाज से इंटरनेशनल कानून जो कि मैंने अभी आपको गिनवाए हैं उसको किसी लिहाज से उसके टकराव में आते हैं। और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर हमारे फॉरेन ऑफिस इसमें बहुत ज्यादा मुतहरिक होना पड़ेगा, और न सिर्फ मुतहरिक होना पड़ेगा, जो हमारा फॉरेन ऑफिस का यूनाइटेड नेशंस का एक पूरा डिपार्टमेंट है। साहब, आपकी इजाजत से मैं ब्रिगेडियर राशिद को भी शामिल गुफ्तगू, काफी देर से वो खामोश है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, पहले तो तावन करने के लिए, सबकी बारी आई फिर मैं आपकी तरफ आई। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये आप पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? मेहमान नवाजी भी हमने की और माजरत के साथ कहूँगी इस मेहमान नवाजी में हमने अपना नुकसान भी बहुत ज्यादा किया, मईशत का हमने बड़ा नुकसान किया। आप कैसे देखते हैं अब ये जो फैसला है खुश आइंद है, इसके ज़ाहिर बात है आगे जाके असरात होंगे, दहशत गर्दी में भी हमको कमी देखेंगे, मईशत ज़ाहिर बात है एक बोझ था मईशत के ऊपर, वो बोझ भी हल्का होता दिखाई देगा। देखें, हमें कुछ चीज़ों पे बड़ी क्लैरिटी चाहिए, और वो क्लैरिटी ये है कि दुनिया का कोई मुल्क गैर कानूनी तारकीन वतन को अपने अंदर ना तहफ़्फ़ुज़ देता है, ना इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो वहाँ पे कारोबार भी करें, वहाँ पे दीगर सरगर्मियों में भी शिरकत करें और अपने आप को मुल्क का जो एक निज़ाम है उससे ना रजिस्टर करवाएं और ना उसका हिस्सा बने। तो यहाँ 2-3 चीज़ों की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि पाकिस्तान, अभी वो जिक्र हो रहा था 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन का, तो और उसका एडिशनल प्रोटोकॉल 1967, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी नहीं है, ये बात समझने की ज़रूरत है।
सिर्फ जो ऑब्लिगेशन पाकिस्तान पे कुछ आती हैं वो इस वजह से हैं कि हमारी एक पिक्यूलियर हिस्ट्री रही है 1979 के बाद से, जब वो हालात थे जब हमने खुद ये बीड़ा उठाया कि इनको हम यहाँ रखेंगे, और वहाँ पे ना हम उस रेफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा थे, ना हमारे कोई डोमेस्टिक लेजिस्लेशन हुई है रेफ्यूजीज के मामले में। वहाँ UNHCR उसको बीच में स्टेप इन करना पड़ा, और UNHCR का मैंडेट बहुत वसी हो गया। पाकिस्तान ने उसके साथ एग्रीमेंट किया, और अभी जो एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट है अफगानिस्तान, UNHCR और पाकिस्तान, ये इन रेफ्यूजीज के बारे में है जो कि 1.4 मिलियन रजिस्टर्ड है, जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है, या वो जो यहाँ पैदा हुए हैं उनके पास अभी वो POR है। ये वो कैटेगरी है जिसको हमने उन लॉज के मुताबिक डील करना है, और अगरचे हम उस कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है, मगर फिर भी हम पे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की जो कन्वेंशंस हैं उसके मुताबिक वो ऑब्लिगेशंस होती है। और एक टर्म होती है रीफाउलमेंट, यानी कि हम उनको वापस नहीं कर सकते अगर उधर ऐसे हालात हों जो कि जंग जैसे हों और क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर हो उनकी सिक्योरिटी को, मगर ऐसे कोई हालात वहाँ पे है नहीं। वहाँ पे तो तालिबान गवर्नमेंट की कह रही है कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल एक बड़ा अच्छा हमने कानून पे अमल दरामद किया हुआ है, हमने लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी तमाम अफगानिस्तान को हमने कंट्रोल में किया हुआ है। तो वहाँ अगर ऐसा है तो फिर ऑल द वे कि उनको ये वेलकम कहें। दूसरा इसका एक और बड़ी अहम डायमेंशन ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कुछ जो होते हैं जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स होते हैं वो रिफ्यूजी की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। ठीक है, वो माइग्रेंट्स होते हैं, उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन IOM डील करती है, उनकी एक ट्रेजेक्टरी पाथवे डिफरेंट होता है। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, जहाँ भी हमारी वल्नरेबिलिटी है मस्ट एक्सेप्ट दैट इज आवर लैक ऑफ डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। हमारा बिल पेंडिंग है, असेंबली के सामने डिबेट हो रहा था, तो ये असेंबली का वो टेन्योर खत्म हो गया, और उसकी इस अमर की जरूरत है कि हमें कोई ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि इनका एक पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली अपने लॉ के मुताबिक रिफ्यूजी को हैंडलिंग का एक तरीकाकार मिले, और हमें UNHCR को जो हमने एक वसी मैंडेट दिया हुआ है उससे भी हम उनको उस मैंडेट को कम करें, क्योंकि ये उसका समटाइम्स ये UN की एजेंसीज नाजायज फ़ायदा उठाती हैं। अब देखिए पाकिस्तान में हमने 40 लाख से ज़्यादा लोगों की मेज़बानी की और 4 डेकेड्स तक की। अब हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम उनमें से जो रजिस्टर्ड हैं जो UNHCR के पास हैं, बावजूद इसके UNHCR ने उन पे कोई स्ट्रॉन्ग चेक्स नहीं रखे हुए। हमें मसाइल आ रहे हैं, मगर हम फिर भी कह रहे हैं कि उन 14 लाख को हम नहीं छेड़ेंगे। हमारा कज़िया सिर्फ उन लोगों से है जो कि 1.2 या 1.3 फिगर भी हमारे पास क्लियर नहीं है, कि जो गैर जिनको जो किसी डेटाबेस में नहीं है, हमें नहीं मालूम कि वो जो गैर कानूनी है। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल वो ठीक है। चलिए जाहिर शाह साहब, ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, जमील साहब आपकी तरफ भी। जाहिर शाह साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपने ये जो अभी जिक्र किया था कि कुछ लोग ऐसे हैं, 23,000 लोग आपने मेंशन किए थे, आवाज़ ज़रा कट कर आ रही थी, मैं चाह रही हूँ ज़रा दोबारा उस पर बात करें, मुझे बाकी मेहमानों की तरफ भी जाना था। वो जो लोग हैं फिर उनका क्या स्टेटस होगा, जो यहाँ पर रुक जाएंगे, क्या वो कंटिन्यू करेंगे, स्टे करेंगे, क्या होगा? देखिए मेरे ख्याल में जो रजिस्टर्ड, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि जो POR कार्ड जिनके पास है या किसी तरीके से उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, वीज़ा है, वो लोग तो काफ़ी हद तक कारोबार करें। लेकिन ओवरऑल देखा जाए हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर जो बर्डन है इस वक्त, खैबर पख्तूनख्वा दारुल-हुकूमत पेशावर जो है मुकम्मल तौर पर इन अफगान इलीगल बिजनेसमैन के हाथ में है। आप जितनी मार्केट्स देखें वहाँ तमाम कारोबार को ये कंट्रोल कर रहे हैं। इवन आप यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कितना बर्डन है। दूसरा UNHCR की जानिब से, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि किसी किस्म का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया जो कि रेफ्यूजी स्टेटस के लिए होना चाहिए। तो ये लोग ओवरऑल पाकिस्तान, खास तौर पर जो KP का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बर्डन है। दूसरा, यहाँ बहुत सारे ऐसे अफगान रेफ्यूजीज हैं जिनका लोकल लोगों के साथ गठजोड़ है, इलीगल उन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाए हैं, इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं या जायदादें खरीदी हैं, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है बोझ है। तीसरा जो अहम नुकता है वो है
डॉलर की इलीगल ट्रेड, आप देखें अगर हमने तकरीबन 10-12 दिन तक जब बॉर्डर बंद किया तो किस हद तक डॉलर की कीमत में कमी आई। ये सिर्फ एक सुपरफिशियल बात नहीं है, क्योंकि जितना जो अफगान रेफ्यूजीज यहाँ पे कारोबार कर रहा है वो थ्रू बैंक्स नहीं कर रहा, बल्कि वो थ्रू प्राइवेट डीलिंग, थ्रू हुंडी या जो है वो पर्सनल डील्स के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो तबाही का बायस बन रहा है। ओवरऑल अगर इस वक्त देखें लेबर कॉस्ट, ये आईडी कार्ड्स की बात की, ये देखें जाहिर साहब, ये तो फिर नादरा पे भी सवाल उठता है, हमारे इदारों पे भी सवाल उठता है कि सब कुछ होता रहा, कोई पूछने वाला नहीं था। देखिए मेरे ख्याल में कम से कम जो शायद मेरे आदाद और शुमार अगर गलत ना हो तो 300 से 400 ऐसे अफराद और ख़ानदानों को आइडेंटिफाई किया गया है सिर्फ केपी के अंदर, जिन्होंने यहाँ पे इलीगल शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी बनाए और उनका डेटा बेस के अंदर रिकॉर्ड बनाया गया है। तो बिल्कुल एक सवाल उठता है कि नादरा या जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कैसे डिग आउट करेंगे। एक और जो अहम चीज़ मैं बताऊँ, जी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा एक अहम चीज़ जो होगी वो है हमारे पोश एरियाज़ के अंदर वो प्रॉपर्टी डीलर्स या वो वेंडर्स जिन्होंने अफगान रेफ्यूजीज़ को घर किराए पे दिए हुए हैं और उनके बाकायदा एनओसीज या रजिस्ट्रेशन नहीं की गई, तो ये एक बड़ा अहम इशू जो है वो उठेगा, ख़ास तौर पर वो एरियाज़ जहाँ पे वेल ऑफ या अच्छे कारोबार करने वाले वो रेफ्यूजीज़ रह रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और मेरे ख्याल में उनके अंदर परेशानी बड़ी हद तक है। देखिए आज जो मूवमेंट हो रही है ये वो लोग हैं जो कि इंतहाई आप कह सकते हैं गरीब लोग थे, जो स्लम्स में रहते थे, जो पाकिस्तान के तमाम उन एरियाज़ के अंदर रिहाइश पजीर थे, जो कि हम कह सकते हैं कि मज़ाफ़ाती इलाके थे। अब असल मामला उस वक्त शुरू होगा, एक रेजिस्टेंस उस वक्त आएगी जब हम शहरी इलाकों की तरफ वेल ऑफ या सरमायादार जो गैर कानूनी तौर पर अफगान रेफ्यूजीज मुकीम है मसाइल उनसे पैदा होंगे। तो हमने देखना होगा कि कैसे हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको हैंडल करती हैं, कानून कैसे उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है, और जो लोकल लोग डॉक्टर साहब साथ मिले हुए हैं हमें मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एक्शन के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने इलीगल डॉक्यूमेंटेशन की है इन गैर कानूनी को, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जमील साहब, आपका लास्ट कमेंट, उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, आपको क्या समझ आता है? जी जी, जो लोकल लोग, अगर गवर्नमेंट डिटरमिनेट हो जाए, डिटरमिनेट हो जाए तो बिल्कुल हो सकता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें अपने गार्ड्स को रखना पड़ेगा प्रॉपर, जहाँ से अगर कोई एतराज आता है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक तो उसको हम सेफ गार्ड कर सके। और हमने दूसरे मरहले में देखिए, हमें तो सऊदी अरब कहता है कि 12,000 पासपोर्ट आपके जो है वो अफगानियों के, पाकिस्तानियों के पास है, वो पकड़ के हमारे वाले करता है। तो हमारे पास पता नहीं और कितने हजारों हैं जिनके पास पासपोर्ट गलत बनवाए हुए हैं, और खुद हमारे वजीर खारजा कहते हैं कि उन जत्थों को भी हम भेजेंगे, उन्हें भी भेजेंगे जिन्होंने रिकॉर्ड तब्दील करके रजिस्टर कराया, यानी जिन्होंने फ्रॉडुलेंटली रजिस्टर कराया या शनाख्ती कार्ड ली। तो मैं समझता हूँ तादाद बहुत लंबी है और ये बहुत आसान है इसको आइडेंटिफाई करके वापस भेजने का, सबूत अपने पास रख के। अगर कोई इंटरनेशनल कानून के लिहाज से और एजेंसी को एतराज करती है तो कम से कम हमारे पास हर चीज तैयार होनी चाहिए ताकि हम बताएं, वरना प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान की खाका की बदनामी इसमें आ जाती है अपनी गलतियों की वजह से। ठीक है रिबिगेट साहब, आपका लास्ट कमेंट। जी, हम एक 7 लाख की उस तादाद को मेरे ख्याल है वो भी याद करना चाहिए जो 2021 के बाद आए हैं। ठीक है। और उनका स्टेटस वो रीसेटलमेंट के लिए है, वो उन्होंने यूके, यूएसए और दीगर ममालिक जिन्होंने उनके साथ प्रॉमिस किया हुआ है वहाँ पे रीसेटल होना है। वो प्रोसेस बड़ा स्लो था, अब उसकी वजह से पूरे इस्लामाबाद के जो रेंटल वैल्यू है या होटल में जगह नहीं मिल रही, तो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ा बोझ है। और पाकिस्तान अपने महदूद मुआशी वसाइल के बावजूद इस बोझ को खुशउस्लूबी से उठाए हुए है, मगर ये उनका भी काम है उन ममालिक का जिन्होंने रीसेटलमेंट के प्रोसेस को तेज करना है। दूसरा इंतहाई अहम नुकता ये नकवी साहब ने उठाया था कि ये जो इकोनॉमिक्स और हमारे जो ट्रेड है इसको हिट है। अभी देखें, हम बात कर रहे हैं अपने न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने की, तो डेवलपमेंट अलोन इज नॉट द सोल्यूशन। तो ब्रिक एंड मॉर्टर से वो इंटीग्रेशन नहीं होगी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन उस वक्त होगी जब वो वहाँ के रहने वाले हमारे मुल्क के एक यहाँ के साथ इंटीग्रेट हो। अभी ये हुआ है कि इस इलीगल स्पेक्ट्रम की वजह से हम अफगानिस्तान के साथ इंटीग्रेटेड हैं, तो सबसे बड़ा फायदा इस चीज का ये होगा। और स्पेशली जब से ये सिंगल एंट्री रेजिम होगा, यानी कि वीजा या पासपोर्ट के लिए आ सकेंगे, कोई ई तस्करा उसके बगैर नहीं आ सकेंगे, तो ये सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी होगी और हम अपने बॉर्डर्स का कंट्रोल ज्यादा बेहतर तरीके से। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।